हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर की कंप्लीट थ्योरी को क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है, उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या होती हैं, साथ में मिरर फार्मूला डेराइव करेंगे, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, मार्जिनल रेज क्या होती है, पैराक्सियल रेज क्या होती है और मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आज की क्लास का हमारा डिस्कशन होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहां पर ऐसा कोई स्फेयर ले लें, इस तरह का कोई स्फेयर ले लेते हैं और इस स्फेयर को दो अलग अलग पार्ट्स में कट कर दिया जाए, जैसे कटिंग यहां से कर दी जाए, एक कट यहां लगा देते हैं, दूसरा कट यहां लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये कट ऐसे लगा दिए जाएंगे तो उस केस में यहां पर पेंट अलग अलग केस में किया जाता है। तो अगर मान लो पेंटिंग इधर कर दी गई, इस साइड में पेंट कर दिया गया, ये पेंट कर दिया गया इस साइड में, या ऐसा नहीं किया गया, इस साइड में पेंट कर दिया गया, इस साइड में पेंट कर दिया गया, इस तरह से ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ पेंट कर दिया गया। तो यहां पर देखो जो अंदर कॉनकेव वाला पार्ट है उस पर पॉलिश की गई, यहां पर जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है उस पर पॉलिश की गई। तो इसमें कॉनकेव वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, यहां कॉनकेव वाला पार्ट जो कॉन्वेक्स वाला जो पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। तो अगर हम इनको अलग निकाल के बनाए तो ये हमारे पास बना है कॉनकेव मिरर, और ये हमारे पास जो निकल के आएगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसे हम कन्वर्जिंग भी कहते हैं, कन्वर्जिंग, 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 और इसे हम डाइवर्जिंग भी कहते हैं, डाइवर्जिंग। उसे कन्वर्जिंग कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बाहर निकालें तो क्या होगा, देखो बाहर निकालेंगे तो ये पोर्शन बाहर निकल के आएंगे, एक ऐसा पोर्शन बाहर निकल के आएगा, एक ऐसा पोर्शन बाहर निकल के आएगा। इस वाले में पेंट अंदर की साइड है, ये होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉनकेव, और इसमें पॉलिश अंदर की साइड कर देते हैं तो बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी, तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक मिरर कैसे बनाया जाता है तो समझ में आया होगा। कोई ग्लास स्फेयर होता है, स्फेरिकल ग्लास होता है, उसको काट दिया जाए एक पार्ट से, जो बेसिकली छोटा वाला पार्ट होता है, इन जनरल जो छोटा पार्ट होता है वो काम में लिया जाता है मिरर बनाने के, ठीक है। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं क्या, जैसे ये स्फेयर से काटे गए हैं ना, तो स्फेयर का जो सेंटर होता है ये, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी से डिनोट किया जाता है। अभी सबकी डिफरेंशियल लिखेंगे लेकिन कौन सी चीजें क्या है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया, जिस स्फेयर से इनको काटा जाता है उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर देखो ये यहां से यहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें यहां से यहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसको हम कहते हैं पोल, कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है, पोल होता है। इसका मतलब इन दोनों में पोल कहां आने वाला है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां कहीं पर आएगा तो इसको हम पोल पी लिख देंगे, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां कहीं पर आएगा तो इसको हम पोल पी लिख देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होती है इसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिलाना चाहो तो मिला देते हैं, इसमें ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिस ग्लास स्फीयर का ये पार्ट होते हैं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पोल होता है, और सी से पी तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं आर, और यहां पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, यहां पर सीपी जो होती है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस कहा जाता है, इसे प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन जो सी और पी को ज्वाइन करती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे, ठीक है। अब फोकस की डेफिनेशन हम यहां पर अभी नहीं लिख रहे हैं, फोकस की डेफिनेशन को अगर इधर नए पेज पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इधर आओ, देखो एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोर्ड में है तो बोर्ड के लिए डेफिनेशंस भी पूछी जाती तो यहां पर लिखी गई है, देखो एक एक करके सारी।
तो पहला पॉइंट है ज्योमेट्रिकल सेंटर, मार्क करते रहे, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसे हम कहते हैं पोल, पी से डिनोट करते हैं। अगला क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, वो पॉइंट किसी स्फीयर का जिससे मिरर को काट के अलग किया जाता है उसका सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला है द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी देखा। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, सी और पी को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, बेसिकली यहां फोकस एक से ज्यादा होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन इस तरह से किया जाता है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज फॉर विच द इंसिडेंट रेज स्ट्राइक्स द मिरर विद स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर भी कहा जा सकता है, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहा जा सकता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं कि यहां पर ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया जाए तो देखो इसका प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा बनेगा और इसका प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा बनेगा, होगा ना। यहां पर कहीं पर इसका सी आएगा, यहां पर पी आएगा, इधर वाले के केस में ये इसका पी आ जाएगा, इधर कहीं पर इसका सी आएगा, होगा। तो सी और पी को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। यहां पर क्या डेफिनेशन, हम डेफिनेशन लिख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस की। तो यहां से देखो इसके पास में लाइनें हो और पैरेलल हो, इसके पास लाइनें हो पैरेलल हो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम होती है, या इसका अपर्चर ही स्मॉल होता है। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। यहां पर जो अपर्चर की बात कर रहे हैं ना, ये जो लिखा गया है कहां पर है, स्मॉल अपर्चर, अपर्चर कहा जाता है पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। लिख लो, पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए जो पोर्शन अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं अपर्चर, या इफेक्टिव डायमीटर को इन जनरल बोल दिया जाता है कि वो अपर्चर होगा। ठीक है, अगर स्मॉल अपर्चर होगा, इधर देखो, अगर स्मॉल अपर्चर होगा तो जो भी लाइट रेज आकर के पैरेलल स्ट्राइक करेंगे मिरर के ऊपर, वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती हैं दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब फोकस यहां कई सारे होते हैं लेकिन प्रिंसिपल फोकस सिर्फ एक होता है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है, तो सेम वही, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अपर्चर क्या होता है, पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन, पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, या फिर इफेक्टिव डायमीटर कहा जाता है। फोकस क्या होता है, व्हेन अ नैरो बीम, फोकस को देखो अलग से डिफाइन किया गया, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, principal axis and close it is incident on the surface of the mirror, the reflected beam is found to be converging or appears to diverging, converge करेंगे in case of concave mirror और diverge करेंगे in case of convex mirror। ठीक है, from a point on the principal axis, this is called focus। फोकस और प्रिंसिपल फोकस में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है ये। ठीक है, अभी देखेंगे इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि मार्जिनल पैराक्सियल रेज कैसी होती हैं। फोकस क्या होता है, ये फोकस तो लिखा गया था ना, हाँ ठीक है, इट इज द डिस्टेंस, फोकस फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, फोकस देखो पोल, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहा जाता है इसे, ध्यान रखना। ठीक है, फोकल लेंथ है ये। तो फोकल लेंथ यहां पर जनरल डिफरेंशियल लिखी गई है, इनको लिखना चाहे लिख लें, यहां पर समझना तो समझ लिया। ठीक है, यहां पर फोकस के बारे में अभी ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, फोकस के बारे में और डिटेल बात करनी है हमें। ठीक है, यहां आओ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पर हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे फोकस क्या होता है। तो देखो इधर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा मिरर दिया गया है, ऐसा कोई मिरर दिया गया है, इसको एक साइड से पेंट कर दिया है हमने, इधर से पेंट कर दिया है, सपोज ये पेंट कर दिया है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस इधर से खींच देते हैं ऐसा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यहां पर लाइट रेज आ रही हैं, तो मान लो अभी हम यह जनरल बात करते हैं कि यहां से एक लाइट रे आई, बहुत दूर से, बहुत दूर से लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये यहां से लाइट रे आई, यहां पर जाकर के गिरी। ठीक, अब यहां से ये हम क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि ये अगर मान लेते हैं यहां कहीं से पास करती है,
यहां कहीं से पास करती, मान लेते हैं यहां कहीं से पास करती, एक पैरेलल लाइट रे आई और यहां से पास कर रही है, तो ये है लाइट रे की डायरेक्शन, ये इधर चली गई, तो ये मान लेते हैं पॉइंट दिया गया है क्यों, मान लेते हैं इसे, और इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है तो नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्फेरिकल होती या कर्व्ड होती तो नॉर्मल ड्रॉ करना सीखा था, पहले क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, और टेंजेंट बनाने के बाद क्या किया जाता है, तो टेंजेंट बनाने के जस्ट बाद में हमें क्या करना होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना होता उस पर। तो देखो कैसे, मान लेते हैं ये एंगल आई है, तो अगर आई होगा तो ये आई लिख देंगे हम इसे, इस वाले एंगल को आर लिखना है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए आई लिख लेते हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर होता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर हमें ये बताना है कि ये लाइन इधर आई तो ये मान लेते हैं यहां पर P होता है, ये यहां से C से नॉर्मल ड्रॉ किया गया है तो पॉइंट C हो गया। हमें निकालना है ये डिस्टेंस CQ कितना निकल के आएगा, बाद में उसके बारे में बात करेंगे, अभी का कंसर्न सिर्फ यही है। तो देखो, अगर लाइट रे यहां से यहां गई, इस तरफ गई, तो ये I लिखा जाएगा, ये I है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन I लिख सकते हैं। देखो ये लाइन इसके पैरेलल आ रही ना, तो पैरेलल होगी तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे, I तो ये वाला एंगल देखो कितना बन जाएगा, दैट विल बी पाई माइनस 2I, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से देखो C से लगा करके यहां तक मान लेते हैं ये पॉइंट A है, तो C से लगा करके A तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आएगी। ऑफ कोर्स ऐसा होगा। इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालें, देखो इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं तो ऐसा कुछ होने वाला है। या बाहर क्यों निकालें, डायरेक्ट लगाओ, साइन रूल लगा देते हैं इसके अंदर। तो साइन रूल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं साइन आई, ठीक है, और ये वाला आई लिख रहे हैं तो इसके सामने की डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, CQ लिख सकते हैं। यहां पर साइन रूल लगा रहे हैं, साइन रूल इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, CAQ में, तो यहां पर I के सामने यहां CQ बना इज इक्वल टू में, यहां पर साइन इसे लिख सकते हैं पाई माइनस 2I, और डिवाइडेड बाई में इसके सामने की डिस्टेंस कितनी, R। CQ अब निकल आएगा, यहां से देखो निकल के आएगा साइन I डिवाइडेड बाई में CQ इज इक्वल टू में, यहां पर देखो साइन पाई माइनस तो साइन ही रहेगा, साइन 2I बनेगा तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन I, और इसे लिख सकते हैं अगेन कॉस I, डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, R। यहां एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो देखो CQ की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो ये निकल के आ रही है R डिवाइडेड बाई में 2, यहां पर बन जाएगा कॉस I। ये हमारे पास CQ की वैल्यू निकल के आ गई। अब इस CQ का डिस्कशन चलेगा, उसके बाद हम यहां पर अब फोकस के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो हमने अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ये लाइट रे कहां से जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जहां से जा रहे हम लोग CQ निकाल लिया। अगर ये CQ निकाल लिया तो QP जो बचा रहेगा वो वैल्यू हम पता कर सकते हैं, जनरल निकल आएगी। यहां पर देखो इस एक्सप्रेशन को कि CQ का जो एक्सप्रेशन आया है, CQ का जो एक्सप्रेशन आया है वो निकल के आया है R डिवाइडेड बाई 2, यहां पर लिखा गया है cos I। ये जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आया है CQ का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि अगर हम वैल्यू बढ़ाने लगे, I की वैल्यू अगर बढ़ने लगेगी तो I बढ़ने का मीनिंग यही बनता है कि यहां पर cos I जो होगा वो घटने लगेगा। cos I घटने का सीधा मतलब है CQ की वैल्यू बढ़ जाना। सिंपल मैथ है कि I की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो cos I घट जाएगा, और cos I यहां पर लिखा गया तो cos I के कम होने की वजह से CQ की वैल्यू बढ़ जाएगी। CQ की वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब, देखो यहां से लाइट रे गई, यहां चली गई CQ बढ़ने का मतलब यह है कि अगर I की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो ये लाइट रे जो यहां पर आकर के गिर रही है कहीं यहीं पर आकर के पहले गिर जाएगी, और अगर कम करेंगे ये वैल्यू तो यहां पर देखो दो अलग अलग केस बना देते हैं ताकि समझ में आए चीजें। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये देखो यहां पर मान लेते हैं लाइट रे आकर के यहां से गिरी, एक लाइट रे यहां से आकर के गिरी, इधर से चली गई, ठीक है, किसी एंगल पर गिरी होगी। दूसरी लाइट रे मान लो यहां से गिरी तो इसका एंगल बढ़ जाएगा, और जैसे एंगल बढ़ेगा तो cos I कम होगा, CQ की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये देखो यहां कहीं से पास होगी, ठीक है। अगली लाइट रे मान लेते हैं यहां कहीं पर गिर रही, देखो अगली लाइट रे इसके नीचे जाकर के गिर रही यहां से, तो ये यहां कहीं से पास हो जाएगी। तीन अलग अलग लाइट रे हैं, सबको समझना है। ये यहां से गई, देखो पहले रेफरेंस हम ये लेंगे, दूसरे नंबर की रे ये है, तीसरे नंबर की रे ये मान लेते हैं।
तो जो 1 नंबर की रे गई है वो देखो ये ग्रीन वाली है, इधर चली गई। 2 नंबर की रे गई, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, कॉज आई कम हुआ, सी क्यू बढ़ गया। इसका मतलब है कि अगर ये पहले क्यू था, इधर कहीं पर सी रहा होगा, तो सी क्यू की वैल्यू देखो, पहले सी क्यू यहां था, अब क्यू यहां बढ़ गया। लेकिन जैसे नीचे आएंगे तो आई कम होगा, आई कम होगा तो कॉज आई बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, और कॉज आई बढ़ेगा तो उस केस में सी क्यू कम हो जाएगा। तो देखो ये वाला पॉइंट सी क्यू यहां था, अब ये पॉइंट देखो व्हाइट वाली रे के लिए यहां पर पहुंच गया। इसका सिंपल ये मतलब निकल के आ रहा कि जब भी कभी पैरेलल लाइट रेज आकर के स्ट्राइक करती हैं प्लेन स्फेरिकल मिरर के ऊपर, तो उस केस में क्या होता है, जो भी लाइट रे आकर के गिरती है इसके ऊपर, उसमें ये रहता है कि जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा उसके लिए कॉज आई कम होगा, सी क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब है वो पोल की तरफ जाकर के यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करने वाली हैं, और जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा वो क्या करेंगी, वो थोड़ा दूर जाकर के कट करेंगी, सी क्यू मतलब सी के करीब चली जाएंगी। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि अलग अलग लाइट रेज अलग अलग फोकस हो रही हैं, हो रही ना, तो अलग अलग लाइट अलग अलग फोकस हो रही हैं। तो यहां पर हम फोकस को डिफाइन नहीं कर सकते, तो फोकस को डिफाइन ही किया जाता है पैरेलल के लिए तब जब यहां पर देखो लिखते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए कंडीशन लगाई जाती है जो आर होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मतलब आर को हम टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ले लें, आई की वैल्यू टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा, तो इसका सीधा मतलब ये बन जाता है, इंप्लाइज दैट लगा के लिखो कि जो कॉज आई होगा वो अप्रोक्सीमेट 1 बन जाएगा, अप्रोक्सीमेट 1 बन जाएगा। अगर ऐसा होगा तो यहां पर सी क्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी आर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 1। इसका मतलब यहां से सी क्यू जो निकल के आएगा वो होगा आर बाई 2। इस केस में क्या होता है, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी मिलेगा उसी को हम कह देते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है उसे। मतलब क्या है, अगर हम स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की रखते हैं, बहुत कम वैल्यू रखते हैं, तो उस केस में देखो कॉज आई 1 हो जाएगा, सी क्यू की वैल्यू आर बाई 2 के बराबर हो जाएगी। तो जहां पर ये कट करती हैं स्क्यू के ऊपर, जहां भी कट करती हैं उसे हम प्रिंसिपल फोकस नाम दे देते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये मिरर है, देखो यहां पर लाइट रे आकर के गिरती हैं और इधर चली जाती हैं, ये इधर चली गई, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आई, स्मॉल वैल्यू ऑफ आई के लिए जो देखेंगे यहां पर अगर सी होगा तो इसको हम क्यों ना लिख करके एफ लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर जो सी क्यू होगा या सी एफ होगा वो किसके बराबर होगा, आर बाई 2 के बराबर निकल के आएगा। और सी एफ की वैल्यू आर बाई 2 के बराबर निकल के आएगी तो यहां से सीपी क्या लिखा जाता, वो तो कैपिटल आर लिखते हैं, और यहां पर जो एफ पी लिखा जाता है वो किसके बराबर लिखा जाता है, स्मॉल एफ के बराबर लिखा जाता है। तो यहां से ये आर बाई 2 तो ये वाला भी आर बाई 2 बनेगा, मतलब एफ की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी आर बाई 2। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है, तो वो रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 या आर इज इक्वल टू 2f लिखा जाता है फॉर स्मॉल अपर्चर या फिर फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखना इस बात का, मतलब ये चीजें आगे हम जाकर के स्फेरिकल एब्रेशन डिस्कस करेंगे उसमें भी काम आएंगी, लेकिन अभी ये याद रखना कि हर बार डायरेक्ट ये नहीं लगा देना है आर बाई 2 होता है, इन जनरल तो होता है आर बाई 2, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है एडवांस का अलग से तो उसके लिए हमें यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा जो इधर निकाला है। तो इस केस में अगर यहां से वैल्यू लिखी जाए क्यों से लगा करके पी, तो वो हो जाएगी आर माइनस आर बाई 2 कॉज आई फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर माइनस आर बाई 2 बनेगा, दैट विल बी आर बाई 2। तो उस केस में हम कहेंगे एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होगा। ठीक, एक क्वेश्चन यहां पर है, इधर नहीं है, इधर है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर मार्जिनल रेस का क्वेश्चन है, ये मार्जिनल रेस का क्वेश्चन, अगर यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो अलग से हाईलाइट करके कि जब कभी भी ऐसा होता है ये केस, तो इस केस में हम कहते हैं जो लाइट रेज आ रही है वो पैराएक्सियल है, पैराएक्सियल है। पैराएक्सियल लाइट रेज वो रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल होती हैं, लेकिन उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू भी बहुत कम होती है। इन दैट केस कॉज आई जो होता है अप्रोक्सीमेट 1 रहता है, तब उस केस में हम एफ की वैल्यू आर बाई 2 लिखते हैं। फॉर पैराएक्सियल रेज जितने भी लॉस बने हैं वो सबके सब पैराएक्सियल रेज के लिए बने हैं। ठीक है।
ये क्वेश्चन हम मार्जिनल रेस का पूछ रहे हैं। देखो यहां पर आकर के एक लाइट रे गिरती है, यहां देखो कितनी दूर गिरी है, और कंडीशन ये बतानी है, यहां पर देखो आई बनेगा, कहीं पर सी तो होगा ना इसका, तो यहां पर इसका आई बन जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर पोल से पास करे, मतलब ये यहां से पास कर जाए। इसके लिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बतानी है, बोलो क्या होगी। ठीक है, तो यहां ए पर आकर के स्ट्राइक करती है, पी नहीं, पी ना लिखो उसे, पी यहां पर होगा, ये ए से आकर के यहां स्ट्राइक करती तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एंगल आई लिखा जाएगा, ये पैरेलल लाइट रे आई है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, वो भी आई हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख के बताओ, यहां से यहां तक की वैल्यू तो ये आर होती है ना, ये क्या है, ये सी है, यहां से यहां तक की वैल्यू आर होती, ये आई है, ये आई है, तो उस केस में ये वाली और ये वाली लाइन बराबर नहीं हो गई, बराबर हो गई। मतलब क्या है, बराबर ये होने का मतलब है कि यहां पर इसके सामने की ये साइड, इसके सामने की ये साइड बराबर बराबर हो गई। बराबर बराबर का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो कैपिटल आर के बराबर है, तो इधर वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो कैपिटल आर हो जाएगी। ये कैपिटल आर है, तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया, ट्रायंगल ACP जो होगा एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो यहां से आई की वैल्यू बता दो कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। ध्यान रखना इस बात का, याद रहेगा। तो मार्जिनल रेस का क्वेश्चन करने के लिए हमें अलग से ज्योमेट्री लगानी ही पड़ेगी, उस केस में हम पैराएक्सियल रेस का कॉन्सेप्ट लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो जनरली बोर्ड में यही पूछा जाता है, इस पर और इस पर पूछा जा सकता है, लेकिन ये केस बोर्ड के लिए इन्वॉल्व नहीं करते, वही बताते हैं कि एफ की वैल्यू r/2 होगी फॉर पैराएक्सियल रेस। ठीक, क्योंकि मार्जिनल रेस का कॉन्सेप्ट वहां नहीं पढ़ना। लेकिन ये फार्मूला जो निकल के आया है याद रखना, इसका डिस्कशन आगे जरूर किया जाएगा। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में वो रिलेशन आता है। ठीक है, आगे इसके बात करते हैं। यहां पर है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन तो क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, उसमें कुछ खास नहीं, एक बार फिर से देख लो, लेकिन पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों को कवर करते चलें। यहां पर मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन, तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है। तो अगर ऐसा कभी भी हो तो साइन कन्वेंशन देखो कैसे यूज किया जाता है। इधर अगर हम जाते हैं तो जितनी भी डिस्टेंस लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव लिखा जाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें चलना पड़े तो हम यहां नेगेटिव लिखेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो अपवर्ड आती है उसको हम पॉजिटिव लेकर के चलने वाले हैं, और इसके जो अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव लिखी जाएगी। आई थिंक इसके सारे पॉइंट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पता है तो सारी चीजों को हम कवर कर सकते हैं। बस एक पॉइंट याद रखना, ऑल द डिस्टेंसेस are measured from पोल। पोल से मेजर की जाती जितनी की जितनी डिस्टेंस होती है, बाकी साइन कन्वेंशन यही चलने वाला है। क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, यहां पर भी है। ये साइन कन्वेंशन मिरर के साथ ये लेंसेस के लिए भी काम करेगा। तो यहां पर ये कह सकते हो, ये मिरर जब तक पढ़ेंगे तब तक तो काम करेगा ही करेगा, साथ में जब लेंसेस के बारे में बात की जा रही होगी तब भी हमारा यही साइन कन्वेंशन काम करेगा। ठीक है, आगे आओ, रूल्स फॉर रे डायग्राम, इसके बारे में पढ़ा होगा। 4 रूल है, इनको एक एक करके देखो बताते हैं। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है जो रे इनिशियली पैरेलल होती प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर पैरेलल आ रही, लाइट रेस पैरेलल आ रही, रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस ऑफ द, देखो पैरेलल आ रही लाइट रेस तो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से पास होती, फोकस से पास होती है। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा कहता है कि ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इटसेल्फ। इसका मतलब देखो, अगर हमारे पास ये मिरर है, ये मिरर है, यहां पर कोई लाइट रे आकर के गिरती है, मान लेते हैं यहां से लाइट रे आकर के गिरी और सी से अगर ये पास कर रही है, ये इस रास्ते से गई तो इस रास्ते से वापस चली आती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ये बी हो गया। सी पॉइंट कह रहे हैं ए रे इनिशियली पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा है। अगर ये हमारे पास मिरर है, कोई लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है,
एफ से पास करती है, एफ से, यहां एफ से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, या ठीक नहीं बना हो तो इस तरह से बना लो, ये ऐसा हो जाएगा। डी पॉइंट क्या कहते हैं? डी पॉइंट कहते हैं अगर कोई लाइट रे आकर के गिरती है पोल पर तो वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होती है, मतलब इस तरफ आकर के गिरी अगर थीटा पर तो इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हैं बेसिक रूल्स जो इमेज फॉर्मेशन के काम आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉनकेव के लिए काम कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स के लिए नहीं काम करेंगे, कॉन्वेक्स में भी सेम ऐसा होता है, बस वहां पर चीजें होती हैं तो कुछ वर्चुअल हो जाती हैं। देखो कैसे, यहां पर पैरेलल लाइट रेज आती है तो पैरेलल तो आती है, पैरेलल होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जहां से ये निकलती हुई पास होती है उसको फोकस बोला जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर सेम वही, अगर लाइट रेज आकर के इंसिडेंट होती हैं इसके ऊपर, कहां सी पर, तो ऐसा लग रहा है कि अगर सी पर ये जाकर के गिरने वाली हैं, ये पॉइंट अगर सी है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इधर ही, और ये तो बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट का ए है, बी पॉइंट का बी है, सी पॉइंट का सी, देखो जैसा ये लाइट रेज आ रही हैं कुछ इस तरह से, ये इस वाले पॉइंट में फोकस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये फोकस पर आकर के गिरने वाली हैं, तो फोकस पर आकर के गिरने वाली होंगी तो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाती प्रिंसिपल एक्सिस के। डी का डी इधर देखो, इस वाले केस में क्या होगा, तो अगर लाइट रेज आकर के इंसिडेंट होती हैं पोल के ऊपर तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं, अगर थीटा पर आई हैं तो थीटा पर ये चली जाती हैं। ये बेसिक रूल्स होते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। तो रूल्स फॉर रे डायग्राम, ये 4 अलग अलग बेसिक रूल्स है, कोई 2 चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए, जो भी अच्छे लगे उनको हम नोट कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए, जो भी अच्छा लग रहा होगा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। मिरर फार्मूला डिराइव करना है, मिरर फार्मूला तो जानते होंगे क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिखा जाता है। इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि ये u v f क्या है, तो यहां पर ये डिस्टेंस नहीं, बेसिकली कोऑर्डिनेट होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो यहां पर f अभी देखेंगे बाद में, f u v जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर x एक्सेस के अलोंग हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है तो ये x एक्सेस से कोऑर्डिनेट होते हैं फोकस के लिए, और इमेज कहां पर बनी उसके लिए, और ऑब्जेक्ट कहां रखी गई उसके लिए। तो देखो यहां पर हम एक मिरर ले लेंगे, ये मिरर है, इस मिरर पर लाइट रेज आकर के इंसिडेंट होती हैं, तो यहां पर हम जो फार्मूला डिराइव करने वाले हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर के फार्मूला डिराइव करेंगे और उसी पर काम करेंगे। ऐसा है, यहां पर लाइट रे आकर के ऐसे गिर रही है, यहां से चली लाइट रे यहां पर जाकर के गिरने वाली है, ये लाइट रे यहां पर गिरेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रे गिरने दो वहां, तो जब लाइट रे यहां पर गिरेगी तो यहां पर नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहां देखो बन जाओ, बन गया। ठीक है, दोबारा से देख लो, यहां से यहां पर, ठीक, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखी गई है, नाम दे देते हैं ओ, यहां से लाइट रेस चल रही, यहां पर रिफ्लेक्ट होकर इधर से जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी। तो यहां पर इधर कहीं पर ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस भी तो आने वाली हैं, ये इधर से वापस भी जाएंगी, तो मान लेते हैं यहां कहीं से वापस चली गई, तो एक तो लाइट रे यहां से गई, इधर रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई, दूसरी लाइट रे ये खुद है प्रिंसिपल एक्सेस इधर गई और वापस इधर आए, तो दोनों ने यहां एक दूसरे को कट किया, तो इस पर यहां पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था, रिफ्लेक्शन जब शुरू किया था, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, पूरा डिस्कशन हो चुका है। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं देखने वाले, उनको देखो। अगर हम यहां पर कह देते हैं ये आई है, तो इस वाले एंगल को क्या कह देंगे, कह देंगे ये आर है, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्ट रे के साथ एंगल बन रहा है नॉर्मल का, सही है, ये आर है। ठीक है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, और इसको मान लेते हैं गामा, और यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये ए है और ये एम मान लेते हैं, और यहां कहीं पर पी होगा। ठीक है, अब एक एक काम करना है, सुनते जाना एक एक करके। सबसे पहले अगर हम वैल्यू लिखना चाहते हैं बीटा की, देखो फ्रॉम फिगर
फ्रॉम फिगर से अगर बीटा की वैल्यू लिखे तो ये वाला ट्रायंगल अंदर वाला देखो AOC, तो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पड़ी होगी 7th में, तो अल्फा प्लस आई जो होगा वो बीटा के बराबर होगा, तो आई की वैल्यू यहां से बीटा माइनस अल्फा आ जाएगी। ठीक है, अगेन यहां पर देखो ये अंदर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल गामा के बराबर होगा, तो यहां से लिख सकते हैं बीटा प्लस आर इज इक्वल टू में गामा, तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या आएगा, गामा माइनस बीटा। ठीक है, और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, तो आई की वैल्यू क्या है, तो ये है बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू यहां पर गामा माइनस बीटा है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसे लिखा जा सकता है गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू में 2 बीटा। चेक करके देखो, ये बीटा इधर आएगा 2 बीटा होगा, ये उधर जाएगा प्लस का होगा, तो गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब यहां पर हम कुछ कंडीशन लगाएंगे, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, कंडीशन ये लगानी है if अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड अपर्चर ऑफ मिरर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो अगर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर होगा तो यहां से एक बात देखना, मिरर इतना बड़ा है तो नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां आया, मिरर इससे छोटा हो जाए नॉर्मल ड्रॉ करो और पास में आएगा, मिरर और छोटा हो जाएगा नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इस पी पर ही गिर जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इसका अपर्चर छोटा होता जाएगा ये जो एम पॉइंट होगा पी की तरफ अप्रोच करेगा और एक साथ कोइंसाइड कर जाएंगे फॉर स्मॉल अपर्चर के लिए। इसका मतलब जितनी डिस्टेंस हम एम से मेजर करने वाले थे अब पी से मेजर करेंगे। तो अल्फा को हम अप्रोक्सीमेट tan अल्फा लिखने वाले हैं, बीटा को लिखने वाले हैं tan बीटा, और यहां पर गामा को हम अप्रोक्सीमेट लिखेंगे tan गामा। ठीक है, और यहां पर जो डिस्टेंस है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम tan अल्फा लिख देते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, अल्फा होगा परपेंडिकुलर तो उसे लिखेंगे am डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जा सकता है OM, O से लगा करके M, तो OM को लिखना है तो OM लिख दो, लेकिन हम यहां पर स्मॉल अपर्चर ले चुके हैं तो OM को OP लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखना हो हमें कि tan बीटा क्या होगा, देखो फिगर में, तो tan बीटा की वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी, परपेंडिकुलर तो AM बना रहेगा और बीटा के लिए लिखा जाएगा तो क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो CM लिखा जाएगा, लेकिन CM को हम CP लिख देंगे तो AM डिवाइडेड बाय में CP लिखा जाएगा। अगेन यहां पर कुछ और पॉइंट्स, tan गामा में AM तो कॉमन रहेगा क्योंकि सबका परपेंडिकुलर वही है, तो tan गामा लिखेंगे तो यहां से लिख सकते हैं, ये IM लिखना है तो इसे हम IP लिख देंगे, तो एक बार IM लिख दो और इसी को अप्रोक्सीमेट बराबर करवा दो AM डिवाइडेड बाय में IP के। ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो गामा का मतलब क्या है, AM डिवाइडेड बाय में IP प्लस यहां पर 1 बाई अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, AM डिवाइडेड बाय में OP इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा की वैल्यू बोलो, तो बीटा की वैल्यू लिखी गई AM बाई CP, ऐसा लिखा गया। अब यहां से देखो दोनों साइड से AM हो जाएगा कैंसिल, तो AM अगर कैंसिल होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई IP प्लस 1 बाई में बन जाएगा OP इज इक्वल टू में ट्वाइस 2 डिवाइडेड बाई में CP बनेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो साइन कन्वेंशन के साथ, तो 1 अपॉन IP, I से लगा करके P तक की डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस ना, तो इमेज की डिस्टेंस को बाईं तरफ की है तो -V से लिखो, प्लस 1 बाई OP तो -U से लिखा जाएगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई में R भी लेफ्ट साइड का आएगा तो -R, सॉल्व कर दें तो 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू में 2 बाई R बन जाएगा। इन जनरल ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फॉर स्मॉल अपर्चर तो कर ही चुके हैं, यहां लिखना चाहो तो लिख लो फॉर स्मॉल
फॉर स्मॉल अपर्चर जो आर होता है वो 2f के बराबर लिखा जाता है। तो ये वैल्यू अगर यहां पर पुट करोगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बन जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला है। क्या है ये? मिरर फार्मूला। मिरर फॉर्मूला, ये मिरर फार्मूला हो गया। तो हमारे पास डिस्कशन में यही चलेगा, जब भी हम ये फार्मूला यूज करेंगे ये हम मान चुके होंगे कि जो स्मॉल मिरर है उसका अपर्चर स्मॉल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तभी हम f को r/2 लिखते हैं, तभी ऐसा लिखा जाएगा और तभी के केस में ये फार्मूला इस तरह से हम डेराइव कर सकते हैं। ऑल्दो हम इसे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से डेराइव कर सकते थे पर वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इस तरह से हम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टेक्नोमेट्री तो पढ़ी होगी बेसिक क्लास 10th में, वही लगाई गई है। राइट एंगल ट्रायंगल में टेक्नोमेट्री कैसे लगाई जाती है, अप्रोक्सीमेशन लिया गया, सॉल्व करके रिजल्ट ले लिया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन तो जानते होंगे, क्या लिखी जाती है? तो इन जनरल लिखी जाती है। यहां पर लेटरल मैग्निफिकेशन को हम लिख देंगे स्मॉल m से। स्मॉल m इज इक्वल टू यहां लिख देते हैं पूरा लेटरल मैग्निफिकेशन। इसको हम स्मॉल m से लिखने वाले हैं और स्मॉल m इज इक्वल टू लिखा जाता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कैपिटल I डिवाइडेड बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हर जगह चलेगा, कैपिटल O से लिखा जाता है। ये तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन आ गई। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये काम कैसे करता है, कब के लिए काम करता है? तो इसके लिए देखो हम यहां पर बनाते हैं, ये मिरर है हमारे पास, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पर रखा गया है, यहां से लाइट रे चलती है, इधर चली जाती है। ठीक है, दूसरी लाइट रे यहां से चलती है और इधर चली जाती, यहां कहीं पर इसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी हो गई ऑब्जेक्ट और ये हो गया ए बी का ए डैश बी डैश। बढ़िया है। यहां पर जो ए बी की हाइट है इसको हम ओ नाम दे रहे हैं और इसकी ये जो हाइट है इसको हम आई नाम दे रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहां से m को लिखा गया है i/u, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन i/u किसी और के भी बराबर है। देखो यहां से अगर हम इसका ये वाला ट्रायंगल देखें, ये वाला ट्रायंगल यहां से यहां तक का पूरा ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला पूरा ट्रायंगल, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड होती हैं उनका लेंथ सेम, मतलब रेशियो सेम आता है। तो ए बी अगर लिखना चाहें तो हम ए बी लिख सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू में इसका बेस लिख सकते हैं। तो इसका बेस क्या होगा, तो इसका बेस हो जाएगा पी, है ना ये, तो ये बन जाएगा ए पी डिवाइडेड बाई में ए डैश पी। कोई दिक्कत नहीं, साइन कन्वेंशन के साथ इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या लिखा जाएगा, ए बी का मतलब ओ है, ए डैश ओ डैश का मतलब आई है। ध्यान से ये रखना, ओ अपर साइड है, आई नीचे, तो माइनस का आई लिखा जाएगा, माइनस का आई इज इक्वल टू में यहां पर ए पी क्या है, तो ए से लगा करके पी तक के डिस्टेंस को हम यू लिखने वाले हैं माइनस यू से, और यहां ए से लगा करके ए डैश से लगा करके पी तक की डिस्टेंस को माइनस वी। तो हमें चाहिए आई बाई ओ, तो आई बाई ओ की वैल्यू देखो क्या निकल के आए, वी बाई यू विद निगेटिव साइन। इसका मतलब हमारे पास इनके दो फार्मूले निकल के आए, एक तो होता है आई बाई ओ, दूसरा होता है माइनस वी बाई यू। जब भी जरूरत लगेगी इनका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास पूरी थियरी की क्लास है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, पहले थियरी को कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक, यहां पर एम कंप्लीट हुआ। अब इनके अलग अलग फार्मूले निकल के आते हैं, एक बार देख लो उनको फटाफट। पहला, अगर हम यहां से बात करें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें हम 1/f तो ठीक है, 1/v, v की वैल्यू रखना चाहते हैं यहां से देखो v की वैल्यू, तो माइनस mu रख सकते हैं, प्लस 1/u हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/mu बन जाएगा इज इक्वल टू में f प्लस u डिवाइडेड बाई में f बनेगा, उल्टा लिख गया। 1/mu इधर चला जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं f प्लस u डिवाइडेड बाई में f इंटू u से u कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, f अपॉन f प्लस u बन जाएगा। बेसिक है,
कुछ खास नहीं। यहां पर याद रखना v की वैल्यू माइनस एम यू रखा है हमने, तब आया है। ठीक है, दूसरा एक फार्मूला बना लो, m की वैल्यू पुट कर देते हैं या u की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस एम बाई वी। ऐसा कर सकते हैं ना, उल्टा हो गया। यहां से देखो, अगर हम u की वैल्यू लिखें तो माइनस वी बाई एम होगा, माइनस वी बाई एम होगा। ठीक, अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दी जाए तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस ओ प्लस 1 बाई यू। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसे लिख सकते हैं m बाई वी विद नेगेटिव साइन। सही है, तो इधर ले आओ तो ये बन जाएगा m बाई वी इज इक्वल टू में 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ, तो ये बन जाएगा f माइनस वी डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा f इंटू वी, वी से वी कैंसिल, तो m का फार्मूला निकल के आया f माइनस वी डिवाइडेड बाई में f। बढ़िया है, तो अब हमारे पास देखो टोटल कितने फार्मूले निकल के आ गए m के, एक साथ लिखवा दो यहां। तो m का फार्मूला निकल के आया m इज इक्वल टू में i बाई यू, जनरल फार्मूला माइनस वी बाई यू अभी निकाला है, और यहां पर f डिवाइडेड बाई में f प्लस यू अभी भी निकाला है, यहां पर होता है f माइनस वी डिवाइडेड बाई में f, ये भी अभी डेराइव किया है। तो हमारे पास ये जनरल फार्मूले होते हैं। अगर ये फार्मूले पता होते हैं तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, मतलब मिरर फार्मूला हमें यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मिरर फार्मूला होता है। तो जो लोग एलसीएम लेने में दिक्कत होती तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगेन साइन कन्वेंशन याद रखना है। ये तो हो गया जब ऑब्जेक्ट यहां पर परपेंडिकुलर होती है। ऑब्जेक्ट देखो परपेंडिकुलर है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन अगर परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा, तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन किया जाता है। कैसे, अगर हमारे पास ये मिरर है, ये हमारे पास मिरर दिया गया ऐसा, और इसमें ये P है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई ऐसी, ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज यहां कहीं पर बन रही है, ये है इसकी इमेज बन रही है। मतलब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तब क्या होगा, तो मान लेते हैं ये du है और ये dv है, मतलब इसकी छोटी सी लेंथ du है और इसकी जो इमेज की लेंथ बन रही है वो dv है। तो उस केस में यहां पर लिखा जाता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की अगर बात की जाए तो हम इसको दिखाया करेंगे ml से, क्योंकि वो तो m हो गया, अब इसे ml से लिखेंगे। l का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल नहीं है, तो ये लिखा क्या जाएगा, तो इसको लिखा जाता है dv बाई du लिखा जाता है विद नेगेटिव साइन। साइन नेगेटिव रहता सब जगह, ऐसा नहीं कि साइन नेगेटिव नहीं रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा साइन कन्वेंशन के लिए। अगर ऐसा है तब तो ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला नहीं है अभी, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। एक काम करो, डिफरेंशिएट कर दो, इसे कर दो डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर माइनस में ये डीवी बन जाएगा, और यहां पर माइनस 1 बाई यू स्क्वायर इंटू में डी यू बन जाएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट हो गए। अब करना क्या है, हमें इसको सॉल्व कर देना है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर इंटू में डी वी इज इक्वल टू में माइनस 1 बाई यू स्क्वायर इंटू में डी यू। तो यहां से dv बाई डी यू क्या निकल के आएगा, तो उसको लिख सकते हैं माइनस में ये क्या बनेगा, माइनस में v स्क्वायर डिवाइडेड बाई में u स्क्वायर इंटू में बस कुछ नहीं बनेगा। सही है, हाँ सही है, ऐसा बन गया। इसको अगर आगे सॉल्व करके लिख देते हैं तो माइनस ये जो लिखा गया वो क्या है, ये m स्क्वायर ही तो है, ये m स्क्वायर ही तो है। तो चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए। dv बाई डी यू लिखा जाता है तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, m स्क्वायर होगा। मतलब अगर हमारे पास लेटरल मैग्निफिकेशन दिया गया है m, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है m स्क्वायर फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट, फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट। अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट होंगी तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए कैसे काम करेगा, देखो लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए इस तरह से काम करने वाला है। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, कर दो। मान लेते हैं यहां से यहां तक की लेंथ है ये पूरी की पूरी, इसकी हाइट नहीं है, बस बनाया है देखने के लिए। इसकी इमेज यहां कहीं पर बन रही है। एक बात यहां पर कुछ है जो बताने वाली है, यहां से लगा करके यहां तक हम u1 नाम दे रहे हैं, यहां से यहां तक लगा करके हम इसे u2 कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए है।
यहां से लगा करके यहां तक हम नाम दे रहे हैं V1 और यहां से लगा करके यहां तक नाम दे रहे हैं हम इसे V2। तो जब भी कभी लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए लिखना हो हमें तो हम ऐसा लिखते हैं, M जो L लिखा जाता है दैट विल बी माइनस, यहां पर लिखते हैं V1 और V2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय में U1 और U2 का डिफरेंस। जो भी बड़ा होगा उसे घटा लेंगे अलग से, माइनस साइन अलग से पुट कर दिया है कि वो निगेटिव बता रहा होगा। तो आई थिंक ये पता चला होगा कि शॉर्ट ऑब्जेक्ट होगी तब तो डायरेक्ट लगा देंगे, लॉन्ग ऑब्जेक्ट होगी तो इस तरह से हमें लगाना पड़ेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो गया। यहां पर हम लोगों ने देखे लेटरल मैग्निफिकेशन, और फार्मूला जो निकल के आया फाइनल ये याद रखना, डेरिवेशन बोर्ड के लिए है, बाकी कंपटीशन के लिए सिर्फ फार्मूला याद रखना है कैसे आया, ठीक है। इसके बाद आगे यहां पर बात करते हैं एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है। एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब देखो क्या है। दरअसल हम बात ये कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ L दे रखी, विड्थ B दे रखी है, तो इसका एरिया बताओ। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम पूछे तो क्या मिलेगा, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहां से L इंटू में B। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट ही ऐसा है। एक बात आती है कि अगर हम यहां पर इमेज के बारे में बात करें, इमेज के बारे में अगर बात करें तो L डैश कितना हो जाएगा V बाई U इंटू में क्या लिखेंगे L, और जो B डैश बन जाएगा वो लिखा जाएगा V बाई U इंटू में B। सब कुछ तो सेम रहने वाला है, होगा ऐसा, ठीक है। अगर L डैश B डैश मिल जाएंगे तो यहां से एक बात और बताओ, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। L डैश B डैश जो बन जाएगा वो इमेज के लिए काम करेगा एरिया का, हाँ करेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो V स्क्वायर बाई U स्क्वायर बन जाएगा, इंटू में L इंटू में B बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया सीधे सीधे M स्क्वायर लेटरल मैग्निफिकेशन, L इंटू B क्या लिखा जाएगा, तो इसे लिखा जाता है AI इमेज के लिए क्यों, ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्या है, AI है। तो एरियल मैग्निफिकेशन को डिफाइन ही किया जाता है AI बाई AO से, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आगे लिखना चाहो तो लिख लो, इनको डिवाइड करके लिखोगे तो ये अगेन M स्क्वायर ही निकल के आने वाला है, ठीक है। शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो ये M स्क्वायर अगेन निकल के आएगा। तो अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू निकल के आती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ हमें इतना इंपॉर्टेंट रखना है कि जब भी कभी हम मैग्निफिकेशन निकाल रहे होंगे, अलग अलग का मैग्निफिकेशन निकालेंगे, दोनों साइड का निकाल लो। एक एग्जाम्पल से देख लो, मान लेते हैं यहां कहीं पर ऐसा है, ये ऐसा है, यहां पर एक रेक्टेंगल रख देते हैं, मान लो एक रेक्टेंगल रख दिया गया। रेक्टेंगल रखा गया तो रेक्टेंगल में ये साइड A है और ये साइड B है। तो इसकी जब इमेज बनेगी, देखो यहां कहीं पर मान लेते हैं इसकी इमेज बन रही है, इसकी इमेज यहां बन रही है, तो इसको हम लिख देंगे A डैश और इस वाले को लिख दिया जाएगा B डैश, लिखेंगे ना। तो अगर इसका एरिया लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं A ऑब्जेक्ट का, तो वो लिखा जाएगा AB, और ये अगर लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा AI, सो लिखेंगे हम A डैश B डैश। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि जो M लिखा जाता है स्मॉल m लेटरल मैग्निफिकेशन, वो लिखा जाता है V बाई U विद नेगेटिव साइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर यहां से देखा जाए, यहां पर माइनस साइन भी रहता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं माइनस तो आएगा। ये ऊपर रहेगा तो ये नीचे बनेगा, ये नीचे रहेगा तो ये ऊपर बनेगा, उल्टा रहेंगे, ठीक। अच्छा ठीक है, M की वैल्यू V बाई U लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो M की वैल्यू जब V बाई लिखी जाएगी तो यहां से देखो, अगर हम निकालना चाहें V की वैल्यू तो V इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, M इंटू U लिखा जाएगा विद नेगेटिव साइन। होगा ऐसा, हाँ होगा। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर और यहां के बीच के डिस्टेंस अलग अलग मेजर कर ली जाए, अलग अलग मेजर करने का मतलब मान लेते हैं यहां तक की डिस्टेंस कुछ है, यहां से यहां तक की, तो उस केस में यहां से यहां तक की कुछ डिस्टेंस आएगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, यहां की यहां की डिस्टेंस कुछ उस रेस्पेक्ट में आएगी। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, जो M बनेगा एरियल जो बनेगा उसको इन जनरल हम ऐसे लिख देते हैं माइनस AI बाई AO। इन जनरल ऐसा लिखा जा सकता है। बाकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, हर एक केस में अलग अलग इंडिविजुअल जाकर के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, ये फार्मूला लगा सकते हैं। शॉर्ट ऑब्जेक्ट होगी तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, कोई खास नहीं, ठीक। यहां पर लेटरल मैग्निफिकेशन के लिए हम लोगों ने बात किया, फार्मूला निकाला। ये जो 4-5 फार्मूले लिखे हैं उनको याद रखना है, क्वेश्चन लगाने के टाइम काम आएंगे।
मिरर फार्मूला कैसे डिराइव किया जा सकता है, उसका ये प्रॉपर डेरिवेशन था। यहां पर रूल्स थे रे डायग्राम बनाने के, रे डायग्राम बनाना अगली क्लास में सीखेंगे। साइन कन्वेंशन दोनों जगह सेम चलेगा, चाहे वो लेंस हो या फिर मिरर हो। यहां पर क्वेश्चन था एक कि अगर आई आकर के इंसिडेंट होती है आई पर और आई से जाकर के पोल पर गिरती है तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी आएगी, तो 60 आएगी फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम लोगों ने देखा। यहां पर जो फार्मूला निकाला है ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो चल रहा है, आगे जब हम स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में बात कर रहे होंगे तो यही डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है, हाईलाइट करके याद रखना है इसे, कि अगर मार्जिनल रेस के साथ बात कर रहे होते हैं, देखो अब की इतना सब कुछ पढ़ लिया, डेफिनेशन तो लिख ही सकते हैं। मार्जिनल रेस ऐसी रेस होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं लेकिन पैरेलल रहती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो जिन रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू काफी ज्यादा होती है उनको हम कहते हैं मार्जिनल रेस, और पैराएक्सियल रेस के केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। तो आई अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा, इन दैट केस cos i 1 की तरफ अप्रोच करेगा, CQ की वैल्यू r/2 निकल के आएगी, और उस केस में हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते हैं। इन जनरली हम बोलते हैं फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, तो स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर के लिए बात की जाएगी तो जितनी भी लाइनें आकर के गिर रही होंगी मिरर के ऊपर, वो सब के सब कहां पर जाकर के गिरेंगी, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के गिरेंगे, और उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस नाम दे देते हैं। तो यहां फोकस तो बहुत होते हैं लेकिन प्रिंसिपल फोकस सिर्फ एक होता है, ठीक। यहां पर हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर, फोकस, और यहां पर फोकल लेंथ के बारे में बात किया गया। यहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं कि अगर कोई ग्लास स्फीयर होता है, ग्लास स्फीयर का एक पोर्शन कट करके अलग किया जाए, मतलब उसके 2 पोर्शन कर दिए जाए, तो जो स्मॉल पोर्शन होता है उसकी एक साइड पॉलिश करके हम स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं, ठीक है। एब्रेशन होता है वो देखेंगे कैसे होता है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सारी चीजों के साथ डील करना सीखा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, साइन कन्वेंशन देखा, रूल्स देखे। यहां पर हम लोगों ने अभी ये वाला पोर्शन नहीं देखा, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, और यहां पर मैग्निफिकेशन के बारे में बात की। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, मतलब इससे जो इमेजेस बनती है उनका नेचर कैसा होता है, कहां ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज कहां बनेगी, कितनी लेंथ की बनेगी, इन सबकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका भी देखेंगे कि इमेज कहां पर बन सकती है, बिना रे डायग्राम बनाए भी हम बता सकें, ठीक है। और साथ में इसके साथ हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा जो आज फार्मूला निकाला गया 1/f = 1/v + 1/u। इसमें हम यूवी कर्व देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के लिए, पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे बनाया जाता है। साथ में हमारा डिस्कशन होगा स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ मिरर, अगर मिरर को काट दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, इसका एक पोर्शन ऊपर खिसका दिया जाए, एक पोर्शन नीचे खिसका दिया जाए, तो जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ बतानी है। साथ में अगर इसको एक को आगे खिसका दिया जाए, एक को वहीं या एक को पीछे खिसका दिया जाए, तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे करवाया जाता है, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, उन सबके बारे में अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए जितनी भी क्लास अब तक हुई उन सबको रिवाइज कर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।